नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। गाइज, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिंदी के 30 क्वेश्चंस को। गाइज, ये आपका पूरा पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही होगा। जो रीड आपका होने वाला है उसी के पैटर्न पर 30 क्वेश्चंस बनाए गए हैं, तो आज हम इन्हें सोल्व करेंगे। तो गाइज, आज के क्वेश्चंस आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इन क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि आप एग्जैक्ट कहाँ पर रैंक कर रहे हैं, मीन्स कितने मार्क्स आप 30 में से स्कोर कर पा रहे हैं, क्योंकि हिंदी आपके लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर गाइस इस पेपर के अंदर, क्योंकि मॉडरेट लेवल का ही पेपर था, अगर आप यहाँ पर 27, 28 तक स्कोर कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। लेकिन अगर आप इससे कम स्कोर कर रहे हैं, लाइक 25 से कम स्कोर कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो आज के इस पेपर से आपको बिल्कुल अच्छे से इवैल्यूएशन हो जाएगा। साथ ही साथ आपके आने वाले 30-35 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ गाइज बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से आप पेपर को सोल्व करेंगे, जिससे आपका टाइम भी सेविंग हो, साथ ही साथ आप अच्छे तरीके से उस पेपर को सोल्व कर पाए। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज यहाँ पर हमारा, अवकाश शब्द का विलोम क्या है। ठीक है, अवकाश शब्द का विलोम पूछा है आपसे, और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे होंगे। अब आपको चारों में से बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो गाइज, यहाँ पर ध्यान रखना है कि किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे तो इसका पैसेज से कोई रिलेशन नहीं है। तो मैंने आपको जब सब्जेक्ट का एनालिसिस कराया था तब भी मैंने आपको ये बताया था, हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर, टॉपिक के अंदर, कि 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको पैसेज के अंदर ऐसे होंगे जिनका पैसेज से यानी गद्यांश से कोई रिलेशन नहीं है। आपको क्या करना है, अगर आपको ग्रामर आती है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, यहाँ पर गद्यांश को पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अवकाश शब्द का विलोम क्या है। अब गाइस, अवकाश शब्द का विलोम शब्द पूछा है, 4 ऑप्शन है, परावकाश, अनवकाश, छुट्टी और लगातार। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, अब गाइस यहाँ से ऑप्शन से देख के आपको पता चल जाएगा भाई अवकाश का मतलब क्या होता है, छुट्टी होता है। तो यहाँ पर जल्दबाजी में आपको ध्यान रखना है, ये गलती मत करना कि अवकाश, जो छुट्टी ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या है, उसका पर्यायवाची है। ठीक है, यानी उसका समानार्थी है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या पूछा है, विलोम शब्द पूछा है। तो कई बार हम जल्दी जल्दी में गलती कर देते हैं। तो अवकाश का विलोम शब्द क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर इसका विलोम शब्द होगा गाइज अनवकाश। ठीक है, अवकाश का विलोम शब्द क्या होगा, आप सभी ने पढ़ भी रखा होगा। अवकाश का विलोम क्या होगा, अनवकाश। ठीक है, बात करते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन की। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अब मैंने आपको उस दिन भी बताया था मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स में कि एक आपसे विलोम या पर्यायवाची से पूछा जाएगा, और एक पक्का है कि वाक्यांश के एक शब्द से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो वही क्वेश्चन यहाँ डाला हुआ है। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, जो शरीर से संबंध हो। ठीक है, जो शरीर से संबंधित है, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताना है। जो शरीर से संबंध हो, अब सीधा सा मतलब है, इतना तो बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए आपको। जो शरीर से संबंध है यानी जिसका रिलेशन हमारी बॉडी से है, हमारे शरीर से है, तो उसका मतलब क्या होगा, शारीरिक। तो सिंपल सा आंसर है इसका। यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तनाव, शारीरिक, योग अभ्यास और मानसिक। तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, जो शरीर से संबंधित है क्या है, शारीरिक। ठीक, अब ये छोटी छोटी चीजें हैं गाइज, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये कोई भी किसी गाइड वाइड में नहीं मिलेंगे, ये आपका बेसिक नॉलेज है। इतना तो IQ सेंस आपके पास होना चाहिए। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, मानसिक शब्द का धातु और प्रत्यय। अब गाइस यहाँ पर ढंग से पढ़ना है, कई बार हम जल्दबाजी उपसर्ग प्रत्यय देख के कर जाते हैं। ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन क्या लिखा है, शब्द का धातु और प्रत्यय युक्त सही विकल्प है। ठीक है, मानसिक शब्द के अंदर सिंपल सा पूछा है, मानसिक शब्द के अंदर कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है। अब गाइस यहाँ पर किस तरह से सोल्व करना है क्वेश्चन को, आपसे क्वेश्चन पूछा है मानसिक शब्द। ठीक है, मानसिक पूछा है। अब थोड़ा बहुत अगर आपको इतना, आपने प्रत्यय वगैरह पढ़ा होगा तो इतना तो आपको पता है कि छोटी की मात्रा है, तो इसमें से कौन सा निकलेगा भाई, इसके अंदर एक वर्ड निकल रहा है जो मेन वर्ड है। मानसिक का मतलब क्या होता है, जो माइंड से जुड़ा हुआ, जो दिमाग से जुड़ा हुआ है। तो मानसिक का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से एक प्रत्यय सिंपल सा निकल जाता है। प्रत्यय क्या होता है गाइस, जो लास्ट में लगा है। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रत्यय क्या निकल जाएगा, एक। ये तो बिल्कुल क्लियर है। बात करते हैं अब धातु की, कि मेन किस धातु से बना है। ठीक है, धातु का मतलब है किससे बना हुआ है वो, ये शब्द किससे, कौन सी धातु से बना है। तो मानसिक का मतलब सिंपल से पहला ही माइंड में आपको क्लिक करना चाहिए, मानसिक का मतलब क्या है, जो दिमाग से जुड़ा है। ठीक है, यानी हमारे माइंड की बात करें। अब दिमाग को हिंदी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मनस। ठीक है,
हिंदी में क्या कहेंगे इसको, मनस। आपने साइंस में पढ़ा भी होगा, अगर हिंदी मीडियम में पढ़ा है, कि मनस पटल कहते हैं, यानी हमारा जो मस्तिष्क होता है इसका ऊपरी हिस्सा जो होता है इसको हम मनस पटल कहते हैं। ठीक है, तो वहीं से ये वर्ड है। तो मानसिक किससे जुड़ा हुआ है, हमारे माइंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और माइंड मतलब दिमाग को हम क्या कहते हैं, मनस कहते हैं, मनस पटल। तो मनस हो जाएगा यहाँ पर, मनस शब्द है। मनस में क्या प्रत्यय जुड़ा है, इक प्रत्यय जुड़ा है, जिससे क्या बन गया आपका मानसिक। इस तरह से कि छोटे छोटे वर्ड है। अब ये कोई वर्ड किसी पर्टिकुलर गाइड में या बुक में तो आपको मिलेगा नहीं, बेसिक सा वर्ड है। अगर आपको ये पता है कि धातु क्या होती है, मतलब शब्द किस तरह से बनता है, मुख्य शब्द क्या होता है, साथ ही साथ प्रत्यय आपको पता होना चाहिए, पढ़ना चाहिए आपको। बात करते हैं गाइज आपकी। अब देखो 4 ऑप्शन है, मानस प्लस इक, अनय प्लस इक, मनु प्लस इक। अब देखिए यहाँ से 2 ऑप्शन बिल्कुल गलत है। किस तरह से, अगर आपको नहीं आता है तो आप डिलीटिंग मेथड का यूज करिए। अनय प्लस इक बिल्कुल गलत है, जुड़ेगा ही नहीं। ठीक है, अब धातु है मतलब वर्ड निकलना चाहिए कोई ना कोई। ठीक है, अब मनु प्लस इक, मनु प्लस इक का क्या है, मनु प्लस इक बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये भी गलत है, क्योंकि मानसिक है तो मानस शब्द तो आएगा ही आएगा कहीं ना कहीं। तो मानस प्लस इक है या मनस प्लस इक है, तो आपको ध्यान रखना है मानस नहीं, मानस शब्द नहीं है, मनस शब्द होता है। ठीक है, सै के नीचे हलंत है, मनस शब्द होता है। तो मनस प्लस इक मानसिक। बात करते हैं आपके 4th क्वेश्चन की। योगाभ्यास का संधि विच्छेद तथा संधि युक्त सही विकल्प क्या है। योगाभ्यास, अब ये तो बिल्कुल इजी सा वर्ड है। ठीक है, अब योगाभ्यास का मेन वर्ड क्या है, रूट वर्ड क्या है इसका, तो सबसे पहले आपको ब्रेक करना है। ठीक है, कोई भी बड़ा शब्द आता है, डिफिकल्ट शब्द आए तो उसको सबसे पहले ब्रेक करना है, यानी इसको टुकड़ों में तोड़ना है। अब योगाभ्यास है, ठीक है, योगाभ्यास, योगाभ्यास शब्द है, इसको ब्रेक करना है। ठीक है, टुकड़ों में तोड़ना है। कैसे, योग, योगाभ्यास बना किससे, योग, और इसमें क्या जुड़ गया, अभ्यास। अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो 2 शब्द निकलेंगे, योग प्लस अभ्यास, योगाभ्यास बन गया। तो मेन यानी रूट, मूल शब्द क्या आ गया आपके पास, योग, और इसमें क्या जुड़ गया, अभ्यास। ठीक है, बाकी इसके अंदर फिर प्रत्यय वगैरह सब अलग अलग होते हैं। मेन इसमें 2 मूल वर्ड है, वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो इसमें अब संधि पूछे तो संधि भी बिल्कुल सिंपल है। इसके अंदर क्या होगा, अब देखिए योग प्लस अभ्यास बन गया। अब योग क्या है, योग का लास्ट में ए, और इधर भी क्या हो जाएगा, ए प्लस ए जुड़ के क्या बन जाता है, आ बन जाता है। ये कौन सी संधि है, आपने सबने पढ़ा है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय, वहां पे भी दीर्घ संधि बनती है। यहाँ पर ए प्लस ए आ बन गया, उसमें आ प्लस ए, ठीक है, या ए आ जो भी उसके साथ में जुड़ता है वो बन जाता है विद्यालय। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर कौन सा हो गया, ये दीर्घ संधि है, ये दीर्घ संधि है। ठीक है, ये दीर्घ संधि है, ए प्लस ए जुड़ के आ बन जाता है। तो ये पहली संधि आप सबने पढ़ रखी होगी, मैंने आपको पहले भी बताया था, उस दिन भी बताया था मैंने आपको कि 101% संधि से कोई क्वेश्चन बनेगा तो स्वर संधि से ही बनेगा। तो आपको जो स्वर संधि होती है उसके 5 पार्ट पता होने चाहिए। गुण संधि क्या होती है, दीर्घ संधि क्या होती है, तो आपको उसका अगर बेसिक ट्रिक भी पता है तो भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है गाइस, ये यहाँ से एक भी नंबर कट नहीं होना चाहिए आपका। 5th क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर है शिथिलता, शिथिलता। ठीक है, 5th है आपका शिथिलता, शिथिलता। ठीक है, ये शब्द है। अब गाइस वैसे तो देखो जनरली ये शब्द पढ़ने में नहीं आता है, यानी डिफिकल्ट सा, कुछ डिफरेंट सा शब्द है। ठीक है, कभी कभी आपने पढ़ा होगा हिंदी के अंदर। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, अब हमें इसका मतलब नहीं पता है, सोल्व कैसे करना है वो देखिए। अब ट्रिक, पैसेज दे रखा है। अब मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि पैसेज को किस तरह से सोल्व करते हैं। जब भी डिफिकल्ट वर्ड आया तो उसको सबसे पहले किस में ढूंढना है, आपके गद्यांश के अंदर ढूंढना है कि वो शब्द कहाँ दिया है और वो किस लाइन में है। फिर उस लाइन को पढ़िए और उसका मीनिंग निकालिए कि यहाँ इसका क्या अर्थ निकल रहा है। जैसे अब इस शब्द को अगर आप ढूंढेंगे तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये है तथा शब्द का तथा, अच्छा यहाँ से है, लेकिन शांति और शिथिलता का की प्राप्ति की बजाय वह अधिक तनाव, दबाव और थकावट लेकर वापस आता है। ये वाली लाइन है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये वाली लाइन है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, लेकिन शांति और शिथिलता। अब सिंपल सी बात है, इसका मतलब क्या कह रहा है कि ये शांति और शिथिलता यानी कि एक ठहराव, शिथिलता का मतलब यहाँ क्या होगा, ठहराव, और शांति का मतलब क्या होगा, शांति तो आपको पता ही है, शांति और शिथिलता यानी एक ठहराव की बात कर रहा है ये। ठीक है, सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अब देखिए इसका संज्ञा पूछा है तो कौन सी संज्ञा होगी। अब देखो इसका पहला वाला भी सेम था, शांति। तो शांति क्या है, क्या आप उसको देख सकते हो, नहीं, वो एक भाव है, एक फीलिंग है। तो यहाँ पर कौन सी होगी, भाववाचक संज्ञा। भाई शांति और ठहराव, शिथिलता, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो इस तरह से अगर आप किसी का मीनिंग वर्ड नहीं जानते हैं तो इन शब्दों को सबसे पहले आपको गद्यांश के अंदर ढूंढना है, कहाँ पर किस लाइन के अंदर दिया हुआ है, उसका क्या अर्थ निकल रहा है। वहां से आप चाहे किसी भी तरह का फिर क्वेश्चन आ जाए, वहां से आप इजीली सोल्व कर लेंगे। तो ये एक तरह से बोनस क्वेश्चन हो जाता है आपका।
ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इसी तरह से आपको दूसरा गद्यांश दिया है, क्वेश्चन है इसमें आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, संबंध शब्द का प्रयोग होता है। अब संबंध शब्द का प्रयोग होता है, संबंध का मतलब, अब देखो संबंध का अगर नहीं पता तो सिंपल, अभी मैंने आपको बताया क्या, वैसे तो इतना कॉमन सा वर्ड है तो सभी को पता है। अब संबंध का कहीं भी आप एक सेंटेंस के अंदर यूज करके देख लो, वाक्य के अंदर, ठीक है, जैसे उसके संबंध मुझसे अच्छे हैं या वो मुझसे बहुत अच्छे संबंध रखता है, ठीक है, तो एक वचन में भी आपने यूज कर लिया है, बहुवचन में भी, क्या ये चेंज हुआ? संबंध का क्या रह गया है, ठीक है, संबंध का क्या रह गया, संबंधी रह गया। चाहे आप इसको रख लो एक वचन में, चाहे रख लो बहुवचन वाक्य के अंदर, ठीक है, जैसे उसके मुझसे बहुत अच्छे संबंध हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये वैसे तो बहुवचन सेंस, अगर सेंटेंस की बात करें तो बहुवचन है, या उसके मुझसे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं तो क्या है, बहुवचन है, लेकिन शब्द क्या चेंज हो रहा है, नहीं, एक वचन में भी संबंध है और बहुवचन के अंदर भी संबंध ही है, चेंज नहीं हो रहा है वचन, तो इसका मतलब क्या है, ये एक वचन है। बात करते हैं अब इसकी, अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो इसकी एक ट्रिक होती है सिंपल सी, किस तरह से आपको पता करना है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इसके लास्ट में आपको अच्छा या अच्छी लगा कर देख सकते हैं, ठीक है, जैसे दही अच्छा है या अच्छी है, तो दही अच्छा है तो पुल्लिंग है। इसी तरह से संबंध, उसके साथ संबंध अच्छा है या अच्छी है, तो संबंध अच्छा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक वचन पुल्लिंग है, एक वचन पुल्लिंग, ठीक, एक वचन पुल्लिंग है। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। बात करते हैं गाइस आपकी 37 की, आत्मसात शब्द का अर्थ क्या है। आत्मसात, अब वैसे आपने अगर साइकोलॉजी ढंग से पढ़ी है सीडीपी, तो वहां हमने पियाजे के अंदर पढ़ा है आत्मसात शब्द। आत्मसात मतलब क्या होता है, किसी को पूरी तरह से ग्रहण कर लेना, यानी उसका एक पार्ट बन जाना, ठीक है, आत्मसात का मतलब क्या होता है, उसका हिस्सा बन जाना है। अब इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अंतर्गत करना, पा लेना। अब देखो पा लेना भी एक मतलब ही इसका निकलता है कि भाई उसके अंदर मिल जाना, उसको पूरी तरह से ग्रैब कर लेना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब दोनों ऑप्शन में टकरा जाते हैं, अंतर्गत और पा लेना। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले बताया था किस तरह से आपको सोल्व करने होते हैं, कि आपको जो डिफरेंट सा वर्ड मिले, मतलब जो आपको लगे कि डिफिकल्ट वर्ड है, यहाँ पर शुद्ध हिंदी का यूज किया गया अंतर्गत, ठीक है, तो यहाँ पर अंतर्गत और पा लेना में से कौन सा बेटर है, ठीक है, अंतर्गत या पा लेना, ठीक है, तो अंतर्गत का मतलब क्या है, उसके अंदर है, ठीक है। दूसरा नहीं भी पता हो तो आपको क्या करना है, जो डिफरेंट सा वर्ड है, यानी एकदम शुद्ध हिंदी में लिखा है, कठिन शब्द जो लिखा होता है वही 90% केसेस में उसका आंसर होता है। तो इस तरह से जब आप दो में से एक को आपको फाइंड करना हो तो आप ये कर सकते हैं, ये वाला मेथड, ये ट्रिक मैंने आपको बताई भी थी, ठीक है, सफलता के मूल मंत्र वाले वीडियो में। बात करते हैं आपकी 39 क्वेश्चन की, सिनेमा। अच्छा 38 क्वेश्चन, सिनेमा। सिनेमा शब्द का क्या अर्थ है, सिनेमा शब्द का क्या अर्थ है गाइज, तो यहाँ पे पूछा है सिनेमा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, तो इसे, ठीक है, सिनेमा शब्द है, अच्छा या अच्छी लगा कर देख लो, ठीक है, तो सिनेमा अच्छा है या सिनेमा अच्छी है, तो सिंपल है कि भाई सिनेमा अच्छा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पुल्लिंग बनेगा, ठीक। इस तरह से आपको सिंपल है, ट्रिक के थ्रू आप 1 मिनट के अंदर इसको सोल्व कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सिनेमा की शुरुआत से ही इसका समाज से गहरा संबंध रहा है, वाक्य में काल है। अब मैंने उस दिन भी आपको बताया था, नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं मैंने, कि 1 पेज के नोट्स है, उसमें हम आपको 6 के 6 मतलब तीनों पार्ट बता दिए थे काल की, कि कौन कौन से पार्ट बन सकते हैं और उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये भूतकाल, भविष्य, वर्तमान काल से क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको उस दिन भी बता दिया था, और वही क्वेश्चन यहाँ आया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, पूरा सेंटेंस की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल है, संबंध रहा है, लास्ट में आपको देख लेना है, रहा है, तो ये ट्रिक देख लो कि रहा है, चल रहा है, जा रहा है, ठीक है, तो ती है, ता है, या फिर रहा है, रही है, या रहे थे, रही थी, रहे, ठीक है, इस तरह से। तो आपको ध्यान करना है, लास्ट में बस ट्रिक पता होनी चाहिए, रहा है वाले में क्या आएगा, यानी वो चीज़ अभी चल रही है, वो काम अभी पूरा नहीं हुआ है, तो सिंपल है, क्या आ जाएगा इसमें, अपूर्ण वर्त, और है लास्ट में तो क्या हो जाएगा, वर्तमान, ठीक है। इसकी ट्रिक मैंने टेलीग्राम पे जो नोट्स डाले थे उसमें डाली हुई है, तो अपूर्ण वर्तमान, और क्वेश्चन 101% आएगा काल से, तो आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं गाइस ये नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो किसी वाक्य की सार्थकता के लिए उसके पदों का एक निश्चित क्रम में होना आवश्यक है, तो कौन सा क्रम है। अब यहाँ पर सिंपल है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ये क्या है, इसमें पूछा है कि वाक्य के अंदर क्रम कौन सा होता है। तो अगर आपने पढ़ा होगा वाक्य को, तो मैंने आपको बताया था उस दिन कि वाक्य आपको पढ़ना जरूरी है, वाक्य से जरूर एक क्वेश्चन बनेगा, या तो अर्थ के आधार पर पूछेगा या रचना के आधार पर पूछेगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि वाक्य के अंग वाले में आपने पढ़ा होगा,
ठीक है। तो वाक्य कैसे बनता है, सिंपल है। अब यहाँ दो चीजें हैं, अगर आप इसको इंग्लिश में सेंटेंस की तरह पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश में जो क्रम होता है हमारा वाक्य का वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन वही इसका अपोजिट होता है हिंदी में। हिंदी में अगर हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, यानी कर्ता, कर्म और क्रिया, ठीक है। कर्ता, कर्म और क्रिया, इस तरह से बनता है। तो आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश में अगर पूछता है तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, हिंदी में पूछता है तो कर्ता और कर्म और क्रिया। या फिर इसको आप किसी भी एग्जांपल को लेके सोल्व कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी एग्जांपल आपके माइंड में आता है, जैसे अगर मैं कहूँ वो खाना खा रहा है, वो घर जा रहा है, या सीता ने खाना खाया, ठीक है। तो क्या आ रहा है इसमें, पहले सबसे पहले कर्ता आ रहा है, ठीक है। उसके बाद कर्म आ रहा है, भाई सीता ने खाना खाया, ठीक है, सीता ने खाना खाया, ठीक है। तो सीता क्या होगा, कर्ता, ठीक है। खाना क्या होगा, कर्म, और खाया क्या हो गया, क्रिया। इस तरह से कोई भी सेंटेंस आप लेके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कोई भी नॉर्मल एक एग्जांपल लेके भी सोल्व कर सकते हो। बात करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदबंध का प्रकार नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा एक पदबंध का प्रकार नहीं है। अब यहाँ पर आपने पदबंध पढ़ा होगा, तो बेसिक क्वेश्चन है पदबंध से। 5 प्रकार आपको पता ही है भाई, संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है, क्रिया होता है, क्रिया विशेषण होता है। कौन सा नहीं होता, तो एक ही नाम है जो इसमें नहीं है। क्या है इसमें, काल पदबंध, ठीक है। क्या है इसमें, काल पदबंध। तो काल पदबंध कुछ नहीं होता है, ठीक है। पदबंध के 5 ही प्रकार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो यहाँ पर काल पदबंध कुछ नहीं होता, तो काल पदबंध आंसर है। अब गाइस यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें क्या पूछा, नहीं है पूछा है, ठीक है। इस तरह से जरूर ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सा वाक्य शुद्ध है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन है, यह नाटक बहुत अच्छी है, मेरे मित्र। तो इसमें अब इस वाक्य का मतलब भी कुछ नहीं बन रहा, यह नाटक बहुत अच्छी है। अब नाटक क्या है, नाटक क्या है, पुल्लिंग है, तो उसके साथ क्या अच्छी वर्ड चलेगा, नहीं, गलत है ये, ठीक है। नाटक के साथ क्या लगेगा, नाटक के साथ किस तरह का आएगा, अच्छी लगेगा वर्ड। तो आपको ध्यान रखना है, क्रिया जो है या विशेषण जो है वो हमेशा कर्ता के अकॉर्डिंग ही लग रहे हैं, ठीक है, वो ध्यान रखना है। नाटक बहुत अच्छा है आना चाहिए। दूसरा, मेरे मित्र की पत्नी विद्वान है, मेरे मित्र की पत्नी विद्वान है। अब ये वर्ड वैसे तो सही है, शब्द तो सही है, विद्वान भी होता है और मित्र की पत्नी, लेकिन ये वैसे नहीं जुड़ता। क्यों, मित्र की पत्नी, यहाँ पर मित्र की बात नहीं कर रहा है, मित्र की पत्नी की बात कर रहा है। मित्र की पत्नी क्या है, विद्वान। तो क्या विद्वान किसके लिए यूज होता है, अब आपको पता होना चाहिए। विद्वान होता है हमेशा पुरुष के लिए, ठीक है। और इसका स्त्रीलिंग क्या होता है, पुल्लिंग के लिए होता है विद्वान। स्त्रीलिंग क्या होता है इसका, विदुषी होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। विद्वान, ये मैंने नोट्स में करा भी रखा है आपको कि विद्वान का क्या होता है स्त्रीलिंग, विदुषी। तो अब यहाँ पर क्योंकि मित्र की पत्नी की बात कर रहा है ना कि मित्र की, अगर मित्र की बात करता तो विद्वान आएगा, लेकिन यहाँ पर स्त्रीलिंग की बात कर रहा है, मित्र की पत्नी की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, विदुषी, ठीक है। तो इसलिए सेंटेंस गलत है। बात करते हैं थर्ड, बेटी पराए घर का धन होती है। और फोर्थ, सत्य बोलना उसकी आदत था। अब देखिए, सत्य बोलना उसकी आदत है, ये सेंटेंस सही नहीं है, गलत है, ठीक है। तो इसका थर्ड आंसर बिल्कुल वैसे भी सही बैठता है, बेटी पराए घर का धन होती है, ठीक है। ये तो ये वाक्य शुद्ध है। बात करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी लिंग संबंधी कोई भी या कारक संबंधी कोई भी अशुद्धि नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट, महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवि थी। अब यहाँ भी वही मिस्टेक है, क्या, महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवि थी। अब महादेवी वर्मा के लिए कह रहा है, क्या थी, प्रसिद्ध कवि थी, क्या ये सही है, नहीं। यहाँ पर किसके लिए यूज हो रहा है, महादेवी वर्मा के लिए, ठीक है। और क्या है, कवि थी, ठीक है। तो कवि पूछ रहा है यहाँ पर, कवि थी, तो ये गलत है, क्योंकि कवि किसके लिए यूज होता है, पुल्लिंग के लिए यूज होता है। कवि का स्त्रीलिंग क्या बनता है, कवि का स्त्रीलिंग बनता है कवियत्री, ठीक है, कवियत्री, ठीक है। महादेवी वर्मा तो एक अच्छी कवियत्री है, ठीक है, ना कि कवि है। कवि होता है पुरुष के लिए, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर किससे संबंधी गलती है, लिंग संबंधी अशुद्धि है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में किस विकल्प में राजस्थानी शब्द और उसका सही अर्थ सम्मिलित है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, राजस्थानी शब्द, पथरना यानी दही बिलोने का औजार, सेकंड खटूलो यानी बड़ी चारपाई, झूतरा यानी साधु, और मुदो यानी विवाह में वर का तिलक। तो मुदो वाला आंसर इसका सही है, मुदो यानी विवाह में वर का तिलक। बात करते हैं नेक्स्ट,
कलई खुलना, अब बिल्कुल सिंपल है, मैंने आपको तब भी बताया था, एक मुहावरे से क्वेश्चन 101% आएगा और वो भी आ गया है। कलई खुलना बिल्कुल बेसिक है। अब कलई खुलना का मतलब क्या है कि किसी का भी भेद पर पता चल जाना, ठीक है, भेद प्रकट हो जाना, तो रहस्य प्रकट हो जाना। अब इसमें ये बाकी तो ऑप्शन सारे ही गलत हैं, सिंपल सा आंसर है इसका, रहस्य प्रकट हो जाना आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं गद्य शिक्षण की अध्यापन, अब ये पेडागोजी है। गद्य शिक्षण की अध्यापन प्रणालियां हैं गद्य शिक्षण की, अब ये तो नोट से ही आ गया एज इट इज। गद्य शिक्षण की कौन कौन सी प्रणाली आपको पता होनी चाहिए भाई, गद्य को किस किस तरह से पढ़ाते हैं, तो अर्थबोध प्रणाली भी होती है, आदर्श शिक्षण प्रणाली भी होती है, और ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर, ए और बी दोनों, क्योंकि अर्थबोध प्रणाली तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। फर्स्ट जो आपकी प्रणाली होती है वो अर्थबोध ही होती है। सेकंड आदर्श शिक्षण प्रणाली भी गद्य का ही पार्ट है, गद्य शिक्षण को पढ़ाने का ही हिस्सा है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका 46 का, ए और बी दोनों, यानी गद्य शिक्षण क्या है, अर्थबोध प्रणाली और आदर्श शिक्षण प्रणाली है। बात करते हैं नेक्स्ट, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर कविता पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अब गाइस यहाँ पर ध्यान रखना है, जो ये क्योंकि लेवल 2 का एक मॉडल पेपर है, ठीक है, अगर लेवल 1 का होगा, प्राथमिक का होगा, तो उनसे इसी तरह के प्राथमिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे प्राथमिक स्तर पर कविता पढ़ाने का क्या, कौन सी प्रणाली का यूज किया जाता है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछाएंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ लेवल 2 है, तो लेवल 2 में पूछा गया है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पर कविता पढ़ाने का कौन सी प्रणाली का यूज किया जाता है, व्यास प्रणाली, तुलना प्रणाली, समीक्षा प्रणाली और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सिंपल है भाई, अगर हम उच्च माध्यमिक स्तर पर या माध्यमिक स्तर पर कविता पढ़ा रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, वहाँ समीक्षा भी करके दिखाएंगे, अन्य विधियों के साथ, अन्य विधाओं के साथ उसकी तुलना भी करते हैं, यानी अन्य जो कविताएं होती हैं जैसे वीर रस की कविता है या और कोई कविता है तो उनका कंपैरिजन भी करके पढ़ाते हैं। तो इसमें आंसर होगा उपरोक्त सभी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रबोधन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो प्रबोध प्रणाली का प्रयोग किया जाता है प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक, अब देखिए प्राथमिक स्तर पर तो है ही नहीं, ठीक है, प्रबोधन प्रणाली हमने पढ़ी ही नहीं है प्राथमिक स्तर पर। अब यहाँ पर क्या बन जाता है सीधा, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, तो यहाँ पर उच्च माध्यमिक और माध्यमिक दोनों में ही प्रबोधन प्रणाली का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर होगा 2 और 3 दोनों। बात करते हैं गाइस नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण उपागम का नामकरण किसने किया था। सूक्ष्म शिक्षण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो एक पेज का ही नोट है इसमें, उसी में से फर्स्ट क्वेश्चन ही आ गया है। सूक्ष्म शिक्षण ध्यान रखना है, ये किसके लिए होता है, ये टीचर के लिए होते हैं, ठीक है, और ये 35 मिनट्स का 35 मिनट का एक शिक्षण होता है जिसके अंदर फीडबैक वगैरह 3 4 5 स्टेप रखे जाते हैं। तो ये सूक्ष्म शिक्षण है। तो किसने इसका नामकरण किया था, तो सिंपल है इसका, एलन ने इसका नामकरण किया था, ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण किसने दिया था, एलन ने। बात करते हैं पाठ्य योजना की, बेसिक क्वेश्चन है, पाठ्य योजना के प्रकार हैं, इकाई पाठ्य योजना, दैनिक पाठ्य योजना, वार्षिक पाठ्य योजना, उपरोक्त सभी। तो आंसर इसका उपरोक्त सभी, क्योंकि इसमें इकाई दैनिक यानी यूनिट बेस पे भी बनती है, ठीक है, और डे वाइज भी बनती है, और पूरे साल का भी पाठ्य योजना बनाई जाती है। तो तीनों आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भाषा कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत है, कौन सा आंसर नहीं हो सकता। फर्स्ट है इसमें आपका, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना क्या पूछा है, सत्य है या असत्य है, यानी गलत छांटना है या सही छांटना है, ये जरूर ध्यान रखना है। भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि भाषा का एक क्रम होता है जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं LSRW, यानी लिसनिंग, यानी सुबोपल्ली, जिसको हिंदी में कहते हैं सुबोपल्ली, ठीक है, ट्रिक बताई थी मैंने आपको, सुबोपल्ली। सुबोपल्ली मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यानी कि एक सीक्वेंस वाइज चलते हैं, सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। तो ये चारों क्या करते हैं, एक सीक्वेंस में चलते हैं, LSRW। साथ ही साथ इनका क्या है, आपस में एक रिलेशन होता है, यानी जैसे जैसे सुनना यानी लिसनिंग स्पीकिंग का डेवलपमेंट होता है, साथ ही साथ फिर रीडिंग का या स्पीकिंग का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो ये चारों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो सेकंड है इसमें, भाषा कौशल अर्जित करने का कोई क्रम नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि इसका एक क्रम होता है और एक निश्चित क्रम है। कौन सा है, सुबोपल्ली, यानी पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। तो ये गलत है इसके अंदर, सेकंड वाला, ठीक है। तीसरा है इसमें, भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, तो भाषा कौशल 101% एक दूसरे से संबंधित होते ही हैं, ठीक है, तो सभी साथ साथ चलते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से वर्ड चेंज भी हो सकता है कि भाषा कौशल परस्पर चलते हैं या परस्पर संबंध रखते हैं, तो ये भी आपका लैंग्वेज चेंज हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर दूसरा आंसर गलत है, ठीक, ये सत्य है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पठन कौशल का सही अर्थों में विकास किया जा सकता है, ठीक है, कब विकास किया जा सकता है, पर्टिकुलरली पूछ रहा है पठन कौशल का, यानी रीडिंग का, पढ़ने का कब सही अर्थों में विकास होता है। तो वैसे तो पूर्व प्राथमिक पर भी रीडिंग शुरू हो जाती है, प्राथमिक पर भी रीडिंग शुरू हो जाती है, ठीक है,
माध्यमिक स्तर पर और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा सही अर्थों में कब विकास किया जाता है, तो माध्यमिक स्तर पर। ठीक है, सही अर्थों में कब विकास किया जाता है, माध्यमिक स्तर पर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक रूप में लेखन कौशल का विकास शुरू होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, विकास कब शुरू होता है। ठीक है, स्टार्टिंग कब है लिखने की, तो लेखन कौशल आपको पता है सभी को कि प्राथमिक में शुरू हो जाता है। ठीक है, तो प्राथमिक में, तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है लेवल 1 वालों के लिए क्या इसमें डिफिकल्टी आती है, प्राथमिक स्तर। अब प्राथमिक स्तर में हो जाता है यहाँ पर 0 से 3, ठीक है, 3rd क्लास तक, मतलब 1, 2 और 3 लगा सकते हैं आप, 1, 2 और 3। और 4 और 5 किसके अंदर आते हैं, उच्च प्राथमिक में आते हैं। ठीक है, 4th और 5th क्लास किसमें क्या अंदर आती है, 4th और 5th उच्च प्राथमिक के अंदर। तो इस तरह से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि लेखन कौशल का विकास कब शुरू होता है, तो स्टार्टिंग कब होती है। भाई 1, 2, 3 में तो हम उसको थोड़ा थोड़ा लिखना सिखाते हैं, लेकिन पूछ रहा है वास्तविक रूप में लेखन कौशल कब डेवलप होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4th और 5th यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, शुरू हो जाता है लिखना। बात करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की, पाठ्य पुस्तक रचना के उपादान है। अब मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि टेक्स्ट बुक यानी पाठ्य पुस्तक से 101% क्वेश्चन आएगा। वही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, पाठ्य पुस्तक रचना के उपादान यानी उसके पार्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो कौन कौन से उसके अंग हैं या कह सकते हैं उसके पार्ट हैं। विषय सामग्री होता ही है, शिक्षण युक्ति भी होता है, विद्यार्थी और शिक्षक तो है ही है, शैक्षणिक उद्देश्य भी होते हैं, राष्ट्रीय लक्ष्य भी होता है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पूछा है उपादान से मतलब होता है उसके अंग, उसके भाग कह सकते हैं आप, कौन कौन उसका हिस्सा है पाठ्यपुस्तक रचना के, यानी कौन कौन सी चीजें हैं जो पाठ्यपुस्तक को बनाते समय माइंड में रखी जाती है। ठीक है, उस तरह से क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं, भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता है। ठीक है, अब जहाँ भी लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आना है तो प्रयोगशाला से जरूर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, या तो इसमें आएगा भाषा में आपसे या तो बोलना से आएगा यानी स्पीकिंग से आएगा, या फिर इसमें सुनना से आएगा। ठीक है, या तो स्पीकिंग इंप्रूव करने से आएगा या फिर लिसनिंग से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो भाषा प्रयोगशाला में क्या नहीं होता है, माइक्रोफोन होता है, टेप रिकॉर्डर होता है, वीडियो रिकॉर्डर भी होता है, क्या नहीं होता, मोबाइल फोन नहीं होता। तो ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स और ऑडियो विजुअल एड्स, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। अब मैंने उस दिन भी आपको बताया था टीचिंग एड से 101% क्वेश्चन आएगा, मूल्यांकन से अच्छे मूल्यांकन की विशेषता से जरूर एक क्वेश्चन आएगा। वही क्वेश्चन है, अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या आत्मनिष्ठता। तो सिंपल है, ये सब आपने पढ़ रखा है, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, ठीक है, वैधता, ये सब पार्ट होते हैं, लेकिन क्या चीज नहीं है, आत्मनिष्ठता नहीं है। ठीक है, आत्मनिष्ठता गलत है, आत्मनिष्ठता गलत है। ठीक है, आत्मनिष्ठता गलत है। बात करते हैं नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर भाषा मूल्यांकन की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। अब यहाँ पर क्या पढ़ना है आपको, प्राथमिक स्तर पर पूछ रहा है यानी 1 to 5 के लिए पूछ रहा है, भाषा मूल्यांकन की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। अब किसी का लैंग्वेज का इवैल्यूएशन करना है, किसी स्टूडेंट को आपको उसकी लैंग्वेज यानी वो सही से बोल पा रहा है या नहीं, इसका इवैल्यूएशन करना है, सही से लिख पा रहा है या नहीं। ठीक है, टोटल उसका लैंग्वेज का इवैल्यूएशन करना है। तो आप क्या करेंगे, अब 1 to 5 के लिए क्या होता है, देखिए जांच सूची और साक्षात्कार, ये लैंग्वेज वगैरह के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ज़्यादातर यूज़ होता है अवलोकन करना। ठीक है, या फिर अगर कोई बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो उसका जैसे उसका टेस्ट वगैरह लेना या मौखिक परीक्षा लेना, इस तरह के क्वेश्चन इसमें ऑप्शन होता है तो वो आंसर होता है। तो यहाँ पर भी क्या है, सिंपल आप क्या करेंगे, बेसिकली हम उसका अवलोकन करते हैं कि क्या वो ढंग से बोल पा रहे हैं, क्या वो छोटे मोटे शब्द लिख पा रहा है। क्योंकि प्राइमरी लेवल पर चाहे लेखन हो या स्पीकिंग हो, वहाँ पर मेन उद्देश्य क्या है, उसका अवलोकन ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य। उपलब्धि परीक्षण के क्या, अब अचीवमेंट टेस्ट से क्वेश्चन आ गया। अचीवमेंट टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पर दे रखा है विद्यार्थियों का वर्गीकरण, शिक्षा कार्य में सुधार, शैक्षिक स्तर को बनाए रखना और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपको ध्यान रखना गाइस, दोनों टेस्ट आपको ढंग से पढ़ने हैं कि अचीवमेंट टेस्ट का उपलब्धि परीक्षण का जो लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, वो क्या होता है, निदानात्मक के क्या उद्देश्य होते हैं, उपचारात्मक के क्या उद्देश्य होते हैं, तो और फीडबैक क्या होता है, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है मूल्यांकन को। तो यहाँ पर क्या है, अचीवमेंट टेस्ट से रिलेटेड पूछा है, तो कोई भी टेस्ट हो उसका एक तो पार्ट होता ही होता है कि विद्यार्थियों को डिवाइड किया जाए, उनका वर्गीकरण किया जाए। ठीक है, कि कौन किस लेवल पे अभी चल रहा है। दूसरा, उनके अंदर सुधार लाना सबसे मेन उद्देश्य होता है। नेक्स्ट थर्ड क्या है इसमें, शैक्षिक स्तर को बनाए रखना,
तो ये भी सही है, क्योंकि उनके लेवल को, जैसे 4th क्लास के लिए अगर पेपर दिया जा रहा है तो 4th क्लास का स्टैंडर्ड को बनाए रखना है। ऐसे नहीं कि 4th का पेपर स्टूडेंट बैठा दिया और 8th क्लास का पेपर दे दिया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये तीनों ही इसके उद्देश्य हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राथमिक स्तर पर छात्रों की भाषा के आकलन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है। किस चीज़ का महत्वपूर्ण स्थान है? मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, पोर्टफोलियो और इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है भाषा के आकलन में। अब लैंग्वेज के आकलन में मौखिक परीक्षा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें मौखिक परीक्षा है, बाकी मुझे भी डाउट है तो आप देख लेना इसमें। अब मेरे अकॉर्डिंग इसमें मौखिक परीक्षा ही होना चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मौखिक परीक्षा आई थी। बात करते हैं, क्योंकि भाषा की बात कर रहे हैं, अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करता है तो फिर यहाँ पोर्टफोलियो आना चाहिए। ठीक है, कि उसके लास्ट में क्या उसका अभी तक का डाटा रहा है, क्या उसका फीडबैक रहा है, वो सब चीज़ें इंक्लूड होती है। बात करते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस परीक्षा के माध्यम से ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ पर है ज्ञानात्मक, यानी वस्तुनिष्ठता, निबंधात्मक और साक्षात्कार। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें वस्तुनिष्ठता आना चाहिए, क्योंकि ज्ञान पक्ष को अगर इवेल्युएट करना है, ठीक है, क्योंकि ज्ञानात्मक पक्ष का मतलब होता है मानसिक पक्षों से। तो सबसे ज़्यादा ज्ञान का, यानी फैक्चुअल चीज़ों का, रटने वाली चीज़ों का, ठीक है, अगर इवेल्युएशन करें तो वस्तुनिष्ठता ही आंसर होना चाहिए। यानी MCQ वाले पेपर जो हमसे कंडक्ट कराए जाते हैं, जैसे रीट में जो पेपर हम देते हैं, वो उस तरह के MCQ वाले क्वेश्चन होने चाहिए। अगर भाव वगैरह की बात करते हैं, ठीक है, या शैली की बात करते हैं, वहाँ पर फिर निबंधात्मक होना चाहिए। तो गाइज आज हमने हिंदी के 30 क्वेश्चंस को सोल्व किया है। एग्जैक्ट इसी पैटर्न पर आपका पेपर रहने वाला है रीट का, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इस पेपर पैटर्न को आप जरूर सोल्व करें। साथ ही साथ जो क्वेश्चन आपके मिस्टेक हो रहे हैं उनको आप जरूर बार बार रिविजन करें, बार बार प्रैक्टिस करके देखें। इसके बाद गाइज हम इंग्लिश और बाकी CDP, ठीक है, और अन्य जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबके 30 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो गाइज आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की सब्जेक्ट स्पेशल से रिलेटेड, यानी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मैंने चैनल पर बनाकर डाली हुई है। वहीं से एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप उन वीडियोस को जरूर चेकआउट करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा। टारगेट रीट नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसे जरूर चेकआउट करें। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।